नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। मतलब साफ है कि राजधानी की राजनीति की सरगर्मियां शबाब पर हैं। हर किसी के जहन में सवाल कौंध रहा है कि आखिर दिल्ली किसकी होगी, कौन होगा दिल्ली की पसंद और किस मुद्दे पर वोट करेगी दिल्ली। दिल्ली के इन्हीं सभी ज्वलंत मुद्दों पर चैनल वन न्यूज और मास यानी कि मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस ने किया है दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक सर्वे, जिसमें बीजेपी को मिल रही है बम्पर जीत और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। 49 दिनों तक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार चलाई। वो एक ऐसा समय था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी, मगर समय बीतता गया और आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश में जाने लगे। सर्वे में सवाल जनता से यह पूछा गया कि वो किस पार्टी को वोट देंगे, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखा। क्या रहा जनता का जवाब, वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी 38%, आम आदमी पार्टी 26%, कांग्रेस 18%। किसे मिलेगा कितना वोट परसेंटेज, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो बीजेपी को 38% जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 26% और कांग्रेस को 18%। और चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आपने देखा कि प्रतिशत के हिसाब से हमने दिखाया कि इतना इतना इस पार्टी को मिल रहा है, बाकी का बचा हुआ किधर जा रहा है? देखिए, जो वोट परसेंटेज अभी हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया, उसमें 38% जो वोट है दिल्ली में वो बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है और उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट रहा है। लेकिन इस सबके बीच ये टोटल मिलाकर होता 82% वोट, 18% वोट बच रहा है। ये जो 18% वोट जो है ये थोड़ा अपना खेल दिल्ली में जरूर दिखाएगा। बीजेपी को अभी हमें लगता है इसमें कि बहुमत मिल जाएगा, लेकिन ये 18% वोट जो है वो सीटों में उलटफेर करने की ताकत रखता है और दिल्ली का जो चुनाव है वो इसी 18% के वोट पर टिका हुआ हमें लग रहा है अपने सर्वेक्षण के अनुसार। इस सर्वेक्षण में लगभग हमने 3000 लोगों का से सीधा संवाद किया, उनका एक सैंपल सर्वे लिया और उसके आधार पे हम ये बता रहे हैं कि किस पार्टी को कितना शेयर वोटों का मिल सकता है दिल्ली में। बीजेपी को 38%, आम आदमी पार्टी को 26% और कांग्रेस पार्टी को 18%। इसके बाद 18% और बचता है। अब सवाल यहां उठता है कि 18% जो बचता है इसमें से बीजेपी को कितना मिलेगा, आम आदमी पार्टी को कितना मिलेगा या कांग्रेस उसमें से कितना खींचेगी वोट, और इसके आधार पे ही असल तस्वीर चुनाव की समझ में हमको आएगी। सर्वे जब भी आते हैं सटीक नहीं बैठते, एक अनुमान लगाया जाता है कि पार्टी को इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, मगर जिस तरीके से आपने देखा होगा बीजेपी की एक लहर चल रही है, आम आदमी पार्टी भी मेहनत कर रही है और पिछले एक साल में जो जनता को मिला है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 2013 में भरोसा किया, नतीजे सामने निकल कर आए, जनता को कुछ नहीं मिला। तो इन सर्वे के आधार पर अगर अनुमान लगाया जाए तो इस बार फैसला किस आधार पर होगा? देखिए, ये बात ठीक है कि सर्वे एकदम 100% सटीक नहीं होते हैं, लेकिन सर्वे एक संकेत जरूर कर देते हैं कि लोगों का मिजाज क्या है, दिल्ली का मिजाज क्या है। जो मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस मास और चैनल वन ने मिलकर जो सर्वे किया है वो भी एक ये संकेत, एक रुझान दिखाता है लोगों का कि दिल्ली क्या सोच रही है, दिल्ली का मूड क्या है। अगर हम बात 2014 ही करें, लोकसभा चुनाव से लेकर और देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें हमने देखा कि बीजेपी को जबरदस्त फायदा देश में हुआ है। कई राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं, केंद्र में उनकी सरकार बनी है और दिल्ली का मूड भी कुछ पूरे देश की तरह ही लग रहा है। जाहिर सी बात है, दिल्ली में देखिए पूरे देश से लोग आके यहाँ रहते हैं और दिल्ली देश की राजधानी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी सीधे दिल्ली की जनता के टच में है, सीधा उनसे संवाद दिल्ली की जनता का है और हमें लगता है शायद इसका बहुत बड़ा असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और जो सर्वे बता रहा है वो यही संकेत कर रहा है कि दिल्ली की जनता का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से उसे कड़ी चुनौती मिल सकती है,
कांग्रेस पार्टी भी कई सीटों पर खेल बिगाड़ने और बनाने की स्थिति में है। मैं अगर यह कहूं इस सर्वेक्षण के आधार पर कि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय इस बार होने वाला है, तो और सीटों का उलटफेर हो सकता है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन जो सर्वे के संकेत मिल रहे हैं उससे तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बनती दिख रही है। कांग्रेस ने उस तरीके से मेहनत नहीं की है जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि मेन मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में माना जा रहा है। और आपने देखा होगा ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहाड़ लगाई है एक बार फिर से, और तमाम उन्होंने वादे किए हैं, चुनावी वादे जिन्हें कहा जा सकता है। और उनकी बातों से ये झलका कि वो दिल्ली की जो समस्या है उसको उन्होंने महसूस किया है। एक साल में जो मिलना चाहिए था दिल्ली को, या फिर पिछले 15 सालों में जो मिलना चाहिए था, जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो अब यहां पर विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं कि मात्र चुनावी वादे या फिर हकीकत में कुछ होगा। देखिए, बिल्कुल सही विपनेश आपने कहा, ये चुनाव दरअसल जो है वो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल चुनाव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए दिल्ली में अपने राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल है ये चुनाव। अगर आम आदमी पार्टी पुनः चुनाव हारती है तो उसके लिए फिर बहुत ज्यादा गुंजाइश दिल्ली की राजनीति में नहीं रह जाएगी, विपक्षी पार्टी बनकर रह जाएगी। कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन पुनः हासिल दिल्ली में करने की चुनौती है, और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो पूर्ण बहुमत कैसे हासिल करे। अगर दिल्ली में मोदी सरकार होते हुए उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो गलत संदेश जाएगा। लिहाजा तीनों ही दल अपने अपने ढंग से मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जहां विकास के एजेंडे को लेकर चुनाव में उतरना चाह रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल जो हैं अपनी जो शैली है उनकी राजनीति की, उसके आधार पर फिर से दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। कांग्रेस पार्टी भाजपा और आम आदमी के बीच अपनी विकास का नारा लगा रही है कि आपने भाई बीजेपी का शासन देख लिया, आम आदमी पार्टी का देख लिया, विकास कांग्रेस ही कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तीनों ही दल विकास पर जोर दे रहे हैं, दिल्ली के विकास पर जोर दे रहे हैं। अब यह देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसके दावे पर भरोसा करती है। दिल्ली की आवाम भी यही चाहती है कि दिल्ली का किसी भी तरीके से विकास हो, क्योंकि विकास नहीं हो पाया, दिल्ली की जनता इसी उम्मीद में वोट देती है। आपको यह भी बता दें कि ये सर्वे 24 से 31 दिसंबर के बीच किया गया है, और इस सर्वे में 3000 लोगों से सवाल पूछे गए हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नया पाल लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली की जनता की पसंद कौन है। इसका जवाब भी जब मिला तो नरेंद्र मोदी ही जनता के दिल पर छाए दिखे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65% हाँ इनके लिए मिली है, केजरीवाल के लिए 20%, और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो 15% अभी भी उनके चाहने वाले हैं। लोकप्रियता इस हिसाब से बनी हुई है, 65%, 20% और 15%। तो लोकप्रियता के हिसाब से हमने आपको दिखाया कि सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ये देखा आपने कि लोकप्रियता की हमने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अरविंद केजरीवाल की, राहुल गांधी की, तो यहां पर सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आ रहे हैं, लहर कम नहीं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक विपनेश, जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि देश में और दिल्ली में मोदी की जो लोकप्रियता है वो कायम है। हम ये देख रहे हैं इस सर्वे में, जो सर्वे किया गया उसमें तीनों पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं उनको केंद्र में रखा गया। मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस और चैनल 1 ने जो सर्वे किया उसमें बीजेपी से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से, इन्हें 3 नेताओं को लेकर सर्वे किया गया। और दिल्ली की जनता ने जो अपना रुझान दिखाया उसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों पर बहुत भारी हैं। अगर मैं कहूं आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो मोदी के नेतृत्व को, मोदी की जो शासन चलाने की कार्यशैली है उसको पसंद कर रहे हैं और मोदी की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। लिहाजा मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तुलना में दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रिय हैं। और यही वजह है कि उन्हें 65% जो दिल्ली की जनता है वो पसंद कर रही है। लोकप्रियता में उनके ऊपर मोदी खरे उतर रहे हैं। जी मनोज जी, जो 65% लोकप्रियता मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 20% अरविंद केजरीवाल को, और राहुल गांधी 5% कम 15 पर अटक गए हैं, तो यहां पर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है जरूर।
नहीं, बिल्कुल देखिए, एक हमें तीनों नेताओं की शैली को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी हैं, वो खुल के अपनी बात कहते हैं, स्पष्ट ढंग से अपनी बात कहते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं। आज रामलीला मैदान पर जो रैली हुई शनिवार को, उसमें भी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुद्दों को भी छुआ और अपने विरोधियों पर भी उन्होंने सटीक निशाना साधा। वो सीधा संवाद जनता से करते हैं और नरेंद्र मोदी के एजेंडे पे विकास पूरी तरह केंद्र में है। वो अपने भाषण को विकास पे केंद्रित रखते हैं। वो गरीबों की बात करते हैं तो उदाहरण के साथ बताते हैं कि कैसे केंद्र सरकार की जनधन योजना ने गरीबों का भला किया है और कैसे जनधन योजना भला करेगी। तो नरेंद्र मोदी जो है वो उदाहरण के साथ ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने 7 महीने में जो फैसले दिल्ली से जुड़े लिए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। मसलन दिल्ली के पानी की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने पिछले 7 महीनों में हरियाणा के साथ बातचीत करके दिल्ली को पानी कैसे बेहतर ढंग से मिले उसका मुद्दा सुलझाया। और यही स्थिति पिछली बार भी थी कि कांग्रेस की दिल्ली में भी सरकार थी, हरियाणा में भी थी, लेकिन कोशिश होती नजर नहीं आई। बिल्कुल सही, जैसा कि जिक्र पीएम ने भी किया। जी बिल्कुल, यही वजह है जो नरेंद्र मोदी की शैली है कि सीधा जनता से संवाद और एक विश्वास की राजनीति जो नरेंद्र मोदी की पहचान बनी है, जिसने इस देश की राजनीति में विश्वास काम करने का, नेताओं के प्रति काम किया है, राजनीति के प्रति काम किया है, वो एक सबसे बड़ी वजह मैं देख रहा हूं। जो 20% हम केजरीवाल जी के बारे में दिल्ली में लोकप्रियता में देख रहे हैं, जो उनकी कार्यशैली है उससे बहुत लोग प्रभावित हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उस राजनीति से प्रभावित नहीं है। जहां तक राहुल गांधी की बात की जाए तो मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सवाल उनके नेतृत्व को लेकर उठ रहे हैं। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में अपने कार्य का निर्वाह करें। तो हम देख रहे हैं कि जनता के बीच भी राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो उतना ज्यादा चमकता हुआ नहीं दिख रहा है। लिहाजा नरेंद्र मोदी ही दिल्ली में छाए हुए हैं। मनोज जी, लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से, मैंने ये सवाल इसलिए भी उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से ही बीजेपी आज यहां तक पहुंच चुकी है। प्रचंड बहुमत आम चुनाव में हासिल किया बीजेपी ने जिस तरीके से, और अभी जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं बीजेपी को अच्छा खासा फायदा हो रहा है और सरकार बीजेपी की बन रही है। मगर दिल्ली की अगर तस्वीर की बात की जाए 2013 की, तो बीजेपी बहुत ज्यादा दूर नहीं थी सरकार बनाने को लेकर, पहले नंबर पर थी, लेकिन खेल किसने बिगाड़ दिया? कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके। तो क्या लग रहा है कि अब वैसी तस्वीर निकल कर आएगी या फिर पूर्ण बहुमत वाला कुछ हिसाब किताब दिखेगा? देखिए, जो हमारा सर्वे बता रहा है उसमें 18% वोट ऐसा है जो मौन है, जिसने ये नहीं बताया है, जो हम बता रहे हैं किसको कितना वोट मिलेगा पार्टी को, उसमें 18% अभी बचा हुआ है। ये 18% जो है वो सीटों को घटाने बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम अपने दर्शकों को आगे बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई हमारे सर्वे के हिसाब से दिख रही हैं, लेकिन ये जो 18% है ये सीटों को घटाने बढ़ाने का काम करेगा। और इसमें हो सकता है कि जो सर्वे के आधार पे हम बताएं कि सीटें फलानी पार्टी को मिल रही हैं इतनी, उससे ज्यादा भी मिल सकती हैं, उससे कम भी मिल सकती हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूं यहां पर कि इस बार दिल्ली का चुनाव जो है बहुत कांटे का चुनाव है और त्रिकोणीय चुनाव है। देखिए यहाँ पर बीजेपी और ये एक बात सच कही भी जाती है कि दिल्ली के दिल में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, जब तक परिणाम सामने निकलकर ना आ जाए। बहुत सारे सवाल जहन में घूमते हैं। बीजेपी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, और कांग्रेस की ओर से उतनी तैयारी नजर नहीं आ रही है जितनी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। और शीला जी ने कहीं ना कहीं इशारों में कह भी दिया है कि हम जी सपोर्ट कर देंगे आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने यह कहा कि अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी को जरूरत हुई तो कांग्रेस पार्टी उसे समर्थन दे देगी। मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है और यह मान लिया है कि दिल्ली में मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच होना है। जबकि मैं ये बात, मेरी कई कांग्रेस के नेताओं से बात हुई तो उनमें से दिल्ली प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वो शीला दीक्षित के इस बयान से खुश नहीं है और शीला दीक्षित के इस बयान को निजी बयान बता रहे हैं। जैसे जयप्रकाश अग्रवाल हो गए, लवली हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी का अपना दिल्ली में एक आधार है, उसका अपने कार्यकर्ता है, अपना कैडर है, और कांग्रेस पार्टी उस आधार पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को तगड़ी चुनौती चुनाव में देने वाली है। सर्वे जो कह रहे हैं बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है सर्वे के हिसाब से, और लोकप्रियता के हिसाब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो दिल्ली की परेशानियां बरकरार हैं, 15 साल तक शीला जी की सरकार रही, पानी की परेशानी, बिजली की परेशानी, सड़कों की परेशानी, स्लम एरियाज की परेशानी जो सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से देखा जाए बिजली का बिल, पानी का बिल, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं। क्या ये समस्याएं दूर नहीं हो सकती थी? 15 साल कोई कम समय तो नहीं होता है।
नहीं, बिल्कुल विपनेश, ये जो आप सवाल उठा रही हैं वो दिल्ली का हर नागरिक सवाल पूछता है कि क्या हमें 24 घंटे दिल्ली में बिजली नहीं मिल सकती? आखिर देश की राजधानी है, क्या पानी हमें नहीं मिल सकता 24 घंटे? नेता वादा करते हैं, राजनीतिक दल वादा करते हैं, कोई मुफ्त पानी देने की बात करता है, कोई बिजली सस्ती देने की बात करता है, लेकिन बात जब क्रियान्वयन की आती है तब वो काम नहीं होता है। लिहाजा जनता में एक निराशा तो है कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली को जो उसका हक मिलना चाहिए, दिल्ली की जनता को जो बेहतर सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। और आज यही वजह है कि केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली को बेहतर बनाने का। आज रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही कि वो दिल्ली को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाएंगे, सुविधाओं से युक्त करेंगे। और कांग्रेस पार्टी फिर विकास का नारा लगा रही है 15 साल सत्ता में रहने के बाद। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि तीनों ही दल विकास का नारा लगा तो रहे हैं, लेकिन इनमें से किस दल की सरकार बनती है और अपने नारों को कितना पूरा करते हैं, या फिर जनता फिर नारों पर छली जाएगी या ठगी जाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और दिल्ली की जनता अब तक इंतजार की कतार में खड़ी है कि कब उनकी परेशानियां दूर करने वाला कोई आएगा। ऐसा दिल्ली में जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो केंद्र में यूपीए सरकार थी, मगर अब केंद्र में बीजेपी शासित सरकार है और इसका फायदा भी दिल्ली में बीजेपी को मिलने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दिल्ली की जनता का मूड बता रहा है। मूड के हिसाब से बात करें, हाँ 61% सामने निकल कर आई है कि केंद्र में होने का बीजेपी को जिस तरीके से फायदा है उसके हिसाब से 61% हाँ सामने निकल कर आई है लोगों की, जो अपने आप में मायने रखती है। मनोज जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दिल्ली जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। कई ऐसे विभाग हैं जो सीधे केंद्र के अधीन आते हैं, केंद्र उसमें फैसला लेता है। और दिल्ली की जनता को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि बात चाहे लॉ एंड ऑर्डर की कही जाए, या भूमि की बात की जाए, या डीडीए की बात की जाए, ऐसी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनके हाथ में दिल्ली का विकास है। और विकास का ये रास्ता केंद्र सरकार से खुलता है। दिल्ली सरकार यहां पर है, लेकिन असल ताकत केंद्र सरकार के पास है। इसलिए जो जनता ये बात जो कह रही है हमारे सर्वेक्षण में कि अगर मोदी जी की सरकार केंद्र में है उसका फायदा दिल्ली को होगा, दिल्ली में बीजेपी को होगा, मोदी के कारण दिल्ली में सरकार बन सकती है बीजेपी की, उसकी वजह यही है कि दिल्ली वालों को यह लगता है कि केंद्र में मोदी की सरकार है और अगर यहां बीजेपी की सरकार होगी तो केंद्र और राज्यों में दोनों एक पार्टी की सरकार होगी, उससे टकराव नहीं होगा। और जो विकास की बात मोदी जी कर रहे हैं वो दिल्ली में तभी पूरी कर पाएंगे। अगर दूसरे दल की सरकार होगी तो एक टकराव की राजनीति होगी। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी सरकार यहां दिल्ली में बनाते हैं तो रोजाना एक टकराव की स्थिति पैदा होगी, जो हमने यूपीए सरकार के समय में देखी थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि एक सड़क पर धरना देके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठ गए थे और केंद्र और राज्य के बीच एक टकराव की नौबत आ गई थी। तो दिल्ली की जनता को यह लग रहा है कि टकराव की राजनीति के बजाय विकास की राजनीति हो, क्योंकि दिल्ली इस टकराव की राजनीति का फल 1 साल से भोग रही है, पीछे हो गई है दिल्ली विकास में। लिहाजा लोगों को लगता है कि 61% लोगों को लग रहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो उसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वाकई में जिस तरीके से चुनाव आता है, चुनावी वादे किए जाते हैं, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, मगर जब जीत हासिल होती है किसी भी पार्टी को तो जो वादे किए गए होते हैं उसके हिसाब से काम नहीं होता है और फिर दिक्कत होती है जनता को कि जी हमने तो इसलिए वोट दिया था कि हमारी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान सामने निकल कर आ जाए। मनोज जी, सवाल ये है कि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कोई भी पार्टी हो, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, हसीन सपने दिखाए जाते हैं। किसी भी राज्य की जनता, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की आवाम को भी बहुत सारे हसीन सपने दिखाए गए, अरविंद केजरीवाल ने दिखाए और एक बार फिर से उसी कतार में खड़े हैं हसीन सपने की यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी, वाईफाई जोन में कन्वर्ट कर देंगे दिल्ली को और जो पहले उन्होंने कहा कि बिजली पानी के जो बिल हैं वो आधे कर देंगे। जैसे कटाक्ष उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी किया कि बात करनी तो ये करते कि बिजली और पानी के बिल आधे कर देते। ये कटाक्ष केजरीवाल की ओर से। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल लुभावने वादों की झड़ी लगा देते हैं और जनता को कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह लुभाने की। लेकिन मेरा मानना यह है, और जो इस सर्वेक्षण से पता लगता है, कि जनता व्यवहारिक बात सुनना चाहती है जो सरकार पूरा कर सके। होता क्या कि जब आप विपक्ष में कोई पार्टी होती है तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब सरकार में आते हैं
और उन्हें व्यवहारिकता का पता लगता है तब वो सत्ता छोड़कर भागते हैं या सरकार चलाने में उन्हें कठिनाई होती है। हमने पिछली बार भी दिल्ली में देखा कि कई ऐसे मुद्दे आए जिसमें केजरीवाल ने बढ़ चढ़ के वादे तो जनता से किए, लेकिन बात जब उन्हें पूरा करने की आई तब या तो वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालते हुए नजर आए या सड़क पे उतरते नजर आए। तो इससे दिल्ली का भला नहीं होना है। तो लिहाजा वादे करे जाएं, ऐसे किए जाएं जो व्यवहारिक हों, जो पूरे किया जा सकते हों। और जनता को भी मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के नारों पर जाने से, वायदों पर जाने के बजाय इस बात को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी है जो व्यवहारिकता की बात कर रही है। क्या जो पानी मुफ्त देने की बात कर रहा है, क्या पानी मुफ्त कहां से लाएगा? सवाल यह है। जो बिजली सस्ती करने की बात कर रहा है, वो कैसे सस्ती करेगा? ये चीजें कोई भी दल हो, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जनता को समझना पड़ेगा कौन सी पार्टी ईमानदारी के साथ बात कर रही है या सिर्फ खोखले वायदे कर रही है। और बिजली की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि 24 घंटे बिजली मिलेगी दिल्ली वालों को, और दिल्ली वालों के पास ये हक होगा कि वो अपनी पसंद के अनुसार कंपनी चुन सकते हैं, बिजली कंपनी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष किया कि आधे पानी के बिल कर देंगे, तो अब बीजेपी का यह कहना है जब बिजली नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है कि बिजली और पानी के बिल आधे ही आएंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है। हम दिल्ली वाले इस बात को जानते हैं कि अगर बिजली नहीं आएगी तो मोटर कैसे चलेगी, और मोटर नहीं चलेगी तो पानी कैसे चलेगा टंकियों तक, और जब टंकियों तक पानी नहीं चलेगा तो पानी मिलेगा कैसे? तो यहाँ पर मुफ्त या आधे की बात तो बाद में आती है, पहले बेहतर सुविधा मिले। और बेहतर सुविधा भले चाहे पैसे दे के मिले, लेकिन अच्छी सुविधा मिले। जनता ये चाहती है, मुफ्त में जनता नहीं चाहती है। सस्ती चीज चाहते हैं लेकिन बेहतर चीज चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम देखें, चाहे केजरीवाल जी की राजनीति को देखें या मोदी की राजनीति को देखें या कांग्रेस की राजनीति को देखें, वो कहीं ना कहीं लुभाने की राजनीति पे चल रही है। मोदी ने शनिवार को रामलीला मैदान में बताया कि वो बिजली सस्ती कैसे देंगे। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि वो प्रतिस्पर्धा कंपनियों के बीच करा देंगे जी, और जो कंपनी सबसे सस्ती बिजली देगी जनता उससे खरीद लेगी। केजरीवाल जी ने जो मॉडल पहले अपनाया था पिछली सरकार में, उन्होंने वही मॉडल अपनाया जो बीजेपी और कांग्रेस पूर्व में अपनाते रहे हैं कि जो कंपनी बिजली दे रही है उसको सब्सिडी दे दो। अरे सब्सिडी सरकारी खजाने से आपने दी, आपने बिजली सस्ती नहीं की। अगर इसी तरह की बातें करनी है तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को वोट देने में सावधानी बरतनी पड़ेगी, और तीनों ही दलों की जो भी उम्मीदवार हों उनके वायदों को भी तराजू पे तोलना पड़ेगा कि ये कितनी नियत के साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चैनल वन न्यूज और मास ने मिलकर ये सर्वे निकाला है, एक सटीक सर्वे के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, चाहे वो वोट परसेंटेज के हिसाब से हो या फिर लोकप्रियता के हिसाब से हो। मगर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जनता तो खर्च करने को तैयार है, जनता के पास जितनी उसकी आमदनी है उसके हिसाब से वो खर्च करने को तैयार। आप सुविधा तो दीजिए, जब सुविधा नहीं मिलेंगी तो परेशानी तो होती है। खर्च किया जाए और उसके बाद फैसिलिटी ना मिले, सुविधाएं ना मिले तो दुख तो होता है। चर्चा हमारी जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ा सवाल, किसकी दिल्ली? दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। 2013 में एक नजारा देखा गया था, उसके हिसाब से तस्वीर सामने निकलकर आई, मगर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। मगर जो चैनल वन न्यूज और मास ने सर्वे दिखाया उसके हिसाब से बीजेपी नंबर 1 पर आती दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, मगर बीजेपी सत्ता में आई तो कौन कुर्सी पर बैठेगा? इसको लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है वो आपको दिखाते हैं। तो हाँ 61% है, नहीं 30% है, और कह नहीं सकते 9% है। ये हाल है कि बीजेपी ने अभी तक सीएम पद को लेकर अपनी तस्वीर साफ नहीं की है। उसके हिसाब से हाँ नहीं कह नहीं सकते, उसके हिसाब से हमने आपको प्रतिशत दिखाया है। मनोज जी, आम आदमी पार्टी जो मुकाबले में है, साफ है कि अगर जीतती है तो अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, मगर बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसा ना हो कि नुकसान भुगतना पड़े इसका। देखिए दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसका पूरा चुनाव
अरविंद केजरीवाल पे फोकस में है। केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वो ये जानते हैं कि दिल्ली में जो वोट मिलेगा वो केजरीवाल के नाम पे मिलेगा, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पे पहले से जनता के सामने पेश कर दिया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो बीजेपी का नेतृत्व इस मामले में अभी फैसला लेगा कि उसे मुख्यमंत्री का ऐलान करके चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन जनता चाहती है कि 61% जनता चाह रही है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम खोले, उसे सामने लाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, विपक्षी पार्टियों की ओर से यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जो दिल्ली की कमान अपने हाथों में ले सके और उस तरीके से काम कर सके। नहीं, देखिए, विरोधी दल बोल सकते हैं ये बात, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। अगर आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर हमें वोट मिल सकते हैं इसलिए केजरीवाल का नाम घोषित कर दिया जाए, तो बीजेपी की रणनीति ये हो सकती है कि एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। पहले ऐसे इतनी सीटें जीती जाएं कि सरकार आसानी से बन जाए, उसके बाद विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का चयन कर लेंगे। मुझे लगता है हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। जैसे पूर्व में कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के नाम पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार यह अभी तक तय नहीं है कि शीला दीक्षित चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या उन कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो तीनों ही दलों की अपनी अलग अलग रणनीति है। और वैसे अभी विपनेश चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में इन पार्टियों को लगे कि अगर जनता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहती है तो हो सकता है बीजेपी इस संबंध में कोई फैसला ले। लेकिन फिलहाल तो यह लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरने जब जाएंगे तो सामूहिक नेतृत्व के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे। और एक बात ये कहीं ना कहीं केजरीवाल इसको मुद्दा बनाएंगे कि देखिए, हमने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा सर्वे बता रहा है कि 61% लोग बीजेपी से चाहते हैं कि वो अपने मुख्यमंत्री पद का मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करे। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी विप्लेश एक रहता है कि जनता बेहतर सरकार चाहती है। मुख्यमंत्री मान लीजिए अगर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुख्यमंत्री कैसा है कैसा नहीं है। जनता बेहतर शासन चाहती है। वो अगर सामूहिक नेतृत्व में कोई पार्टी अच्छा शासन दे सकती है तो जनता के लिए अच्छी बात है। जी, मगर दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 24 उम्मीदवारों को जगह दी है, बीजेपी ने खाता नहीं खोला है। इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? आखिर इतनी देरी क्यों? नहीं, देखिए, अभी तो चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सारी चीजों को देखने के बाद अपने पत्ते खोलेगा। बीजेपी के लिए दिल्ली का ये चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देखिए विपनेश, केंद्र में मोदी सरकार है, अगर दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार जाती है या सरकार बनाने से कुछ दूर रह जाती है, उसे बहुमत नहीं मिलता है, या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कोई सरकार बनती है या कांग्रेस पार्टी कोई नया खेल करती है सरकार बनाने में, तो यह सीधा सीधा मोदी की लोकप्रियता से जोड़ा जाएगा कि देखिए, नाक के नीचे बीजेपी चुनाव हार गई या बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई। यह सीधे सीधे कहीं ना कहीं मोदी की लोकप्रियता से जोड़ा जाएगा। और जिस प्रकार की परिस्थितियां दिल्ली में बनेंगी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति को प्रभावित करने का काम करेंगी। लिहाजा बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। और यही वजह है कि शनिवार को रामलीला मैदान से नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा हमला बगैर नाम लिए अरविंद केजरीवाल पे बोला। उन्होंने उन्हें बताया कि वो अराजकता की राजनीति करते हैं, झूठे वायदे करते हैं। इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। जहां मनोज जी, इस बात में सच्चाई भी है कि अगर दिल्ली की जनता ने कमान सौंपी है किसी के हाथ में, तो धरना देने से बात पर या फिर विरोध प्रदर्शन करने से या फिर अपनी मनमानी करने से इससे कहां सरकार चलती है, कहां विकास होगा? इस तरीके से अगर आप में हट है कि नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं राइट हूं, मैं सही हूं, तो इस तरीके से कैसे बात बनेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल में ये बात सामने निकलकर आई थी। देखिए, एक बड़ा तबका है जिसने पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन जब उनकी 49 दिन की सरकार बनी और जिस प्रकार से उस सरकार ने मर्जी के साथ कि मैं ही मैं हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा, इस आधार पर जो शासन चलाने की कोशिश की, उसे बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया। दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधरे, यह हर कोई चाहता है, लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए वह धरना रेल भवन के सामने ही दूंगा
इसी से सुधरेगी। इस प्रकार का जो हट होता है वो अच्छा नहीं होता है, और हमने देखा इसीलिए केजरीवाल की लोकप्रियता में दिल्ली में कुछ कमी आई। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पे वो बीजेपी के दूसरे नेताओं पे भारी पड़ते हैं, लेकिन लोकप्रियता में मोदी के सामने वो कम हैं। मगर एक अंदर खाने से खबर मिल रही है कि जिस तरीके से आई सूत्रों के हवाले से खबर कि बीजेपी के अंदर जो उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर है वो रूठने मनाने का खेल है, कि चल रहा है ये कि कुछ लोग रूठ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ जो बीजेपी के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, इसलिए क्योंकि उनको सीट नहीं मिल रही थी, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था। तो ये कुछ इस वजह से तो नहीं देरी हो रही? देखिए, आज चूंकि देश में मोदी लहर चल रही है, बीजेपी कई राज्यों में सरकार बन रही है, तो लोगों को तो जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता, उन्हें लगता है कि दिल्ली में भी सरकार बनना तय है। और ऐसे में हर कार्यकर्ता की और जो पार्टी के लोग होते हैं उनकी उम्मीद होती है कि पार्टी हमें टिकट दे, हमें चुनाव लड़ाए। क्योंकि इस बार ये संभावना लग रही है कि दिल्ली में बीजेपी फिर से नंबर 1 पे रहेगी, अपने दम पे सरकार बना लेगी। लिहाजा जो पार्टी का कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो चाहते हैं उन्हें टिकट मिल जाए। और विपनेश 70 सीटें हैं, 70 नेताओं को ही पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, बाकी को चुनाव लड़वाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी भी जो राजनीति इस बार कर रहे हैं वो भी दल बदलुओं को टिकट देने की कर रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी के कई उन नेताओं को टिकट उन्होंने दिया इस बार जिनका टिकट बीजेपी ने पूर्व में काटा था। तो केजरीवाल ने भी अपनी रणनीति बदली है। जैसा वो कहते थे कि हम सब दूसरे दलों की तरह नहीं है, लेकिन हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि केजरीवाल की जो राजनीति है वो भी पिछली बार से पलटी खा रही है। केजरीवाल भी यू टर्न ले रहे हैं, वो बीजेपी के दल बदलू नेताओं को टिकट दे रहे हैं और उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें, दिल्ली में हर पार्टी की अपनी एक रणनीति है। हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम अच्छे हैं, दूसरा दल जो है वो गलत है। मनोज जी, विपक्षी पार्टियों को एक शिकायत है। आज की रैली में जिस तरीके से संबोधन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर उन्होंने छुआ नहीं उस मसले को, कुछ कहा नहीं उसको लेकर, इस बात को लेकर शिकायत है विपक्षी पार्टियों को। दूसरा है कि जो उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियां हैं उनको नियमित किया जाएगा, जो अक्सर राजनीति इन पर होती आई है और जो चुनावी एजेंडा अपना बनाया है पार्टियों ने, इस पर पीएम ने कुछ नहीं बोला है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, विपक्षी पार्टी कौन सी? दिल्ली में कांग्रेस का राज 15 साल से अधिक समय रहा, केंद्र में उनकी सरकार रही, लेकिन क्या दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया? आम आदमी पार्टी ने 49 दिन तक कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार चलाई। क्या कांग्रेस पार्टी ने उस समय, अभी साल भर पहले, क्या दिल्ली को पूर्ण राजा देने के मामले में शोर मचाया? नहीं मचाया। वही मैं कह रहा हूं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तब सवाल उठाते हैं, और जब आप सत्ता में होते हैं तब आपकी राजनीति दूसरी होती है। हां, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के पक्ष में हमेशा रही है। अब संसद में ही इसका फैसला हो सकता है। दिल्ली में जो है कई विभाग ऐसे हैं, कई मंत्रालय ऐसे हैं जिनके बीच में एक हम कहें कि उसके अधीन काम करते हैं केंद्र के। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो दिल्ली पुलिस किसके पास रहेगी? यह सवाल महत्वपूर्ण है। एनडीएमसी किसके पास रहेगी? यह महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली में देखिए वीआईपी क्षेत्र है और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई संस्थान यहाँ पर हैं, राजदूत यहाँ पर रहते हैं, तमाम तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसे समीकरण हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर केंद्र में जिसकी भी सरकार रहे वो बचती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बजाय दिल्ली केंद्र के अधीन रहे। ये एक बात व्यवहारिक तौर पर उठती रही है। लिहाजा हम देखते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है, केंद्र में रहती है, तो वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से बचती है। वही बीजेपी की मैं स्थिति कहूंगा। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें दिल्ली को और अधिकार दिया जा सकता है, जैसे भूमि का अधिकार है, दिल्ली को मिल सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली को मिलेगी यह कहना अभी मुश्किल है और एक बड़ा व्यापक विचार विमर्श का विषय है जो संसद में ही होगा। मुझे लगता है केजरीवाल जो मुद्दा ये उठा रहे हैं वो उसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं जैसी कांग्रेस पार्टी और भाजपा करती रही है पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर। जी, अरविंद केजरीवाल भी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में तमाम मुद्दे हैं, मगर जब हमने जनता की बड़ी परेशानियों को टटोला तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया और उसके बाद महंगाई के मुद्दे को जनता सबसे बड़ा मुद्दा समझती है। भ्रष्टाचार 21%, महंगाई 20%, पानी बिजली 16%। ये जो सर्वे किया गया है, क्या है दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी? तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी परेशानी है, दूसरे नंबर पर महंगाई है, तीसरे नंबर पर पानी और बिजली है। चैनल 1 न्यूज और मास का ये सर्वे है जो हम आपको दिखा रहे हैं।
समस्या को लेकर, परेशानी को लेकर। मनोज जी, सर्वे के हिसाब से सबसे बड़ी परेशानी भ्रष्टाचार है। शीला सरकार में विकास हुआ, भ्रष्टाचार भी जमकर हुआ, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी अब भी भ्रष्टाचार बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल। दिल्ली, देखिए, दिल्ली में जो है वो भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा पिछले चुनाव से रहा है। हमने देखा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन दिल्ली में चला वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही केंद्रित था। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तब भी भ्रष्टाचार के कई घोटाले सामने आए, और केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, तब भी दिल्ली में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बना। लेकिन दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती नहीं दिख रही है, और यही वजह है कि मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस के इस सर्वे में दिल्ली की जनता ने सबसे ज़्यादा अपना दुखड़ा जो रोया है वो भ्रष्टाचार को लेकर रोया है। देखिए, आए दिन की जो समस्याएं होती हैं उसमें जनता जो है वो भ्रष्टाचार के कारण परेशान होती है। पुलिस का मामला हो, मकान बनाने की बात हो, नक्शा पास कराने की बात हो, बिजली का मीटर लगाने की बात हो, पानी का मीटर लगाने की बात हो, ये सब समस्याएं ऐसी हैं कि जिसमें बिना लिए दिए कुछ काम होता नहीं है, होता है तो ठीक से नहीं होता है। कुल मिलाकर दिल्ली की जनता की सबसे बड़ी जो समस्या है वो भ्रष्टाचार है, और यही वजह है कि केजरीवाल इस बार भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। और शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि देखिए, मैं प्रधानमंत्री हूं और मैंने भ्रष्टाचार को मुक्त करने का, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने का जो काम शुरू किया वो खुद से किया है। मैं 7 महीने से दिल्ली में बैठा हूं, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो हम देख रहे हैं दिल्ली के जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, उनके बीच भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा है, और इस चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा रहेगा। जहां तक महंगाई की बात विपनेश है, महंगाई से जनता हमेशा परेशान रहती है, चाहे सरकार किसी की हो, और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे अब बीजेपी की सरकार हो। हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो सब्जियों के दाम अभी बढ़े हैं वो ज्यादा ठंड पड़ने के कारण और जो मौसम का बदलाव है उसके कारण कीमतें बढ़ी हैं, और जल्दी वो कम हो जाएंगी। मनोज जी, एक सवाल है महंगाई को लेकर मेरे जहन में कि हमने अक्सर देखा है कि गोदामों में अनाज सड़ता रहता है, उसके लिए कोई स्टोरेज नहीं है, और जब ऑफ सीजन की बात होती है तो सुविधाएं उस तरीके से नहीं मिली हुई कि उस ऑफ सीजन में उनको अच्छे से संजोया जा सके, रखा जा, केयर की जा सके। एक तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, ये जो मिलना चाहिए किसानों को, जो एक बेनिफिट जो मिलना चाहिए उनकी मेहनत के हिसाब से, वो नहीं मिल पाता है। फिर सफर इस रूप में करते हो, महंगाई बढ़ जाती है। नहीं विपनेश, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। आप देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार कम हो रहे हैं, करीब लगभग 10-15 रुपए कम हुए हैं पिछले 7 महीनों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर, लेकिन महंगाई पे उसका असर हमें कम होता नहीं लग रहा है। महंगाई कम नहीं हो रही है। अक्सर ये सवाल उठता था कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं या चढ़ते हैं तब महंगाई बढ़ जाती है। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं तो महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? देखिए, उसको हमें समझना होगा। दिल्ली में सब्जियां दूसरे राज्यों से आती हैं, दिल्ली में खुद का उत्पादन सब्जियों का जो है वो बेहद कम है, और जब बाहर से सब्जी आती है तो कहीं ना कहीं आवागमन के जो साधन हैं उसका असर भी उन चीजों पर दिखता है, मौसम का असर भी दिखता है। कभी सूखे के कारण दिल्ली को सब्जियां महंगी उठानी पड़ती हैं, कभी ज्यादा बरसात हो जाए तब उसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की समस्या है जो दिल्ली को हमेशा परेशानी में डालती है महंगाई के मुद्दे पर, खासतौर से सब्जी के मामले में। जहां तक विपनेश आपने गोदामों की बात कही, पूरे देश में एक ये समस्या लंबे समय से रही है। गोदाम या तो है नहीं, जो गोदाम है उनमें अनाज जो है वो सड़ता रहता है, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, और लगातार ये सवाल संसद के भीतर और बाहर उठता रहा है। कई बार कोर्ट ने भी इस बात पे कहा है कि भाई आपका अनाज सड़ रहा है, आप गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन एक नीति का अभाव इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, राज्य के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे। राज्य और केंद्र दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं कि गोदामों का अभाव है, और जो गोदाम है भी उसमें अनाज सड़ता रहता है, लेकिन दुख होता है कि किसान मेहनत से अनाज को उगाते हैं, फसल उगाते हैं, फिर अनाज फसलें कटती हैं, इतनी मेहनत लगती है, उसके बाद सड़े में अनाज सड़ता है, और इन किसानों के पास सिवाय दुख मनाने के अलावा कुछ नहीं बचता, और इसी वजह से कर्ज लेकर जैसे तैसे वो फसलें उगाते हैं अपनी, और किसान आत्महत्या करने। महंगाई के मामले की बात की जाए, इसमें तो सबसे बड़ा मुझे जो चिंता लगती है वो ये लगती है कि महंगाई के नाम पर
चीजों के दाम तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका लाभ किसान को नहीं मिलता है और आम आदमी को नहीं मिलता, जो नागरिक हैं उनको नहीं मिलता है। जो बिचौलिए हैं, दरअसल खेल वो करते हैं महंगाई की आड़ में। जो बिचौलिए होते हैं वो सब्जी किसान उगाता है उसको उतना रेट नहीं देते हैं और जो जनता है उसे महंगी दरों पर देते हैं। बीज का जो माल है, जो बीज की मलाई है, वो असल मलाई जो है बिचौलिए खाते हैं और उसी का असर महंगाई पे पड़ता है। और बिजली पानी की समस्या बरकरार है, इसका अभी तक समाधान नहीं निकला है। अब उस सर्वे की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि किस पार्टी को कितनी सीट पर कामयाबी मिलेगी। जो सर्वे हमने मास ग्रुप के साथ मिलकर किया उसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि बीजेपी को दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। दिल्ली में भी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की तरह बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी 44 सीटों के आसपास, कम ज्यादा इसमें 5 सीटें हो सकती हैं और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 22 सीटें, 5 सीटें इसमें कम ज्यादा हो सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो 4 सीटें। कांग्रेस का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो 44, 22 और 5 सीटों के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। मनोज जी, किस तरीके से आप इस सर्वे को देख रहे हैं? देखिए, ये जो मास का सर्वे है, चैनल 1 का सर्वे जो है, ये एक झलक ये दिखाता है कि दिल्ली की भावी तस्वीर क्या रहने वाली है। अगर हम जो मतों का बंटवारा होने वाला है उसके आधार की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी को लगभग 44 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को पिछली बार से नुकसान हो रहा है। वो दूसरे नंबर पर जरूर है, उन्हें 22 सीटें मिल रही हैं, लेकिन पिछली बार उनको 28 सीटें मिली थी। और कांग्रेस का तो बहुत ही सुपड़ा साफ एक तरह से होता लग रहा है। पिछली बार उन्हें कुछ सीटें मिल गई थी, लेकिन इस बार वो 4 सीटों पर टिकते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि 5 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। वो हम इसलिए, बाकी सीटें कहां जा रही हैं? इसलिए हम ये कह रहे हैं, बात जो हम कह रहे हैं, जो 5 सीटें कम बढ़ हो सकती हैं, या अगर मान लीजिए हो सकता है, जो वो इस आधार पे कह रहे हैं जो 18% वोट जो बचा है, जो हमने शुरू में अपने दर्शकों को बताया था कि बीजेपी को 38% तक वोट मिल सकते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, उसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि जो 18% का वोट बच रहा है जिसने अभी फैसला नहीं किया है, क्योंकि ये सर्वे जो हमारा था वो 25 से 31 दिसंबर 2014 के बीच का है। ये 18% जो है वो अब अपना मन बनाएगा। अगर इसमें से इन तीनों के बीच मत बटे, अब उसमें से कौन कितने वोट लेगा वो तो बाद में पता चलेगा। उसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि 5 सीटें कम बढ़ भी हो सकती हैं। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी को 8% वोट ज्यादा मिल गए तो हो सकता है आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ के 30-32 तक पहुंच जाएं। अगर बीजेपी को 7% वोट और मिल गए तो हो सकता है बीजेपी 50 से अधिक सीटें ले ले। तो ये जो 5 सीटों का हमने माइनस और प्लस का जो एक दायरा रखा है वो इसीलिए रखा है क्योंकि 8% जो मतदाता हैं या जो जनता है उसने तय नहीं किया वो किस पार्टी को वोट देगी। और सर्वे के हिसाब से अगर बात की जाए तो अगर 5 सीटें ऊपर हो जाती हैं या नीचे हो जाती हैं बीजेपी के लिए तो शायद नुकसान नहीं है, सरकार दोबारा ही लेगी बीजेपी। मुझे लगता है, देखिए, अगर 44 सीटें हैं उस हिसाब से हम बात देखें, अगर 5 सीटें उनकी कम होती हैं तब भी वो 38-39 सीटें उन्हें मिल जाएंगी और बहुमत के लिए दिल्ली में 36 सीटें चाहिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में नंबर 1 पर बीजेपी ही रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आसानी से इस सर्वे के आधार पर जो मास ने किया है, जो चैनल 1 ने किया है, दिल्ली को पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में मिल जाए 2015 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। और अगर इस तरीके से तस्वीर सामने निकलकर आती है सर्वे के हिसाब से तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन बचता है? आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी और कांग्रेस पार्टी के भीतर चिंतन होगा अपने नेतृत्व को लेकर। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से यह बात क्लियर है कि दिल्ली की जनता इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है। दिल्ली की जनता जो पिछले 1 साल में घटा दिल्ली में वो देखना नहीं चाहती है दोबारा। इसलिए इस सर्वे में साफ हमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ताजा सर्वे हम आपको ये दिखा रहे हैं और इसके हिसाब से बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और आपको याद होगा कि प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में आई है बीजेपी, लहर चल रही है नरेंद्र मोदी के नाम की और उसी लहर के सारे बीजेपी दिल्ली में अपनी नया पार लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, कोई कोरकसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी टक्कर देने को तैयार है और कांग्रेस 3rd नंबर पर दिखाई दे रही है, मगर मेन मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है यहाँ पर मनोज जी कि ठीक है बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के हिसाब से,
मगर समस्याएं बहुत सारी हैं दिल्ली की जनता की। सरकार मिल जाती है, सीएम मिल जाता है, लेकिन जनता उसी लाइन में खड़ी है, उसी कतार में खड़ी है, वर्षों से इंतजार कर रही है कि कुछ तो अच्छा हो जाए। देखिए, बहुमत की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के भी अच्छे दिन आएंगे। अगर मोदी जी की भाषा में मैं कहूं तो सबसे जरूरी बात यह है कि दिल्ली में एक बहुमत की सरकार बने। देखिए, बहुमत की सरकार बनती है तो सरकार बेहतर ढंग से फैसले लेती है, समस्याओं का खुलकर निदान करती है। और अगर सरकार को बहुमत अच्छा नहीं मिलता है तो वही जोड़ तोड़ की राजनीति, फिर चुनाव, फिर हताशा, निराशा, फिर धरना प्रदर्शन की राजनीति, जैसे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो मतदाता हैं, वो बहुत जागरूक रहे हैं, बढ़ चढ़कर हमेशा मतदान में भाग लेते हैं। और इस बार भी हमें देखने को यह मिलेगा कि बढ़ चढ़ के जनता भाग लेगी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमारे सर्वे के हिसाब से, जो हमने सर्वे किया, जो मास ने और चैनल 1 ने सर्वे किया है, उसके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी को कम से कम 44 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जो पूर्ण बहुमत की ओर इशारा कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी विपक्षी पार्टी के रूप में दिख रही है और कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी दिल्ली में बनती नजर आ रही है। मनोज जी, इस सवाल का जवाब आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जैसा अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली के जो चुनाव होते हैं बहुत अलग रहते हैं अन्य राज्यों के अकॉर्डिंग बात करें, ऐसा क्यों है? देखिए, दिल्ली का मतदाता जागरूक है। यहाँ पर जात या धर्म की राजनीति उतनी नहीं होती है। हमने कई चुनाव देखे हैं जिसमें लोगों ने यहाँ पर विकास को ही मुद्दा बनाया है। यहाँ के जो दल हैं उनका भी एजेंडा विकास ही रहा है। जाति और धर्म की जो राजनीति दिल्ली में करते हैं, वो चाहे क्षेत्रीय दल हो, उन्हें दिल्ली की जनता बहुत खास महत्व देती नहीं है। वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या जनता परिवार हो। दिल्ली में मुख्य रूप से मुकाबला हमने देखा है कई दशकों से कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है। पिछले चुनाव से ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय आम आदमी पार्टी ने बना दिया है। राजनीतिक दल हैं, उसमें जात की राजनीति भी करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर दिल्ली में विकास की और मुद्दों की राजनीति होगी। जहन में सवाल घूम रहे हैं कि किसकी बनेगी सरकार, किसकी दिल्ली। ये सवाल तब तक बरकरार रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते और परिणाम सामने निकलकर नहीं आते, भले ही पार्टियां कितना भी दावा ठोंक लें। क्योंकि दिल्ली वालों के दिल में क्या छुपा है आज तक कोई नहीं जान पाया। जानते कब हैं? जब सामने परिणाम निकलकर आते हैं। 2013 की बात करें तो खंडित जनादेश मिला, बीजेपी बहुत कम सीटों से सरकार नहीं बना पाई, या यूं कहें सामने आम चुनाव थे, इसकी वजह से बीजेपी ने कोशिश नहीं की। आम आदमी पार्टी ने कोशिश कर ली, कांग्रेस के सहारे कांग्रेस ने भी हामी भर दी कि चलिए हम नहीं कर सकते तो आप तो करिए, मात्र 49 दिनों के लिए। तो अब तक ये सब खेल होता आया है। अब दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं, मनोज जी, थोड़ा तो यहाँ पर सबक लिया ही होगा कि कुछ स्थिर सरकार बने, इसके लिए कुछ तो माइंड सेट किया होगा। क्योंकि स्थिर सरकार में ही, जिस तरीके से हम और राज्यों की बात करें कि जहां पर स्थिर सरकार है, वाकई वहां पर विकास का आईना जो है वो दिखता है थोड़ा बहुत। देखिए, मास का जो सर्वे है वो साफ इशारा कर रहा है कि दिल्ली की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार अब देखना चाहती है। केजरीवाल जी की पार्टी को 28 सीटें मिली और उन्होंने उसी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई, जिसकी सबसे ज्यादा वो भ्रष्टाचार को लेकर आलोचना करते थे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार जो मिलकर चली दिल्ली में, वो 49 दिन चली और 49 दिनों में जिस प्रकार के रिश्ते कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल तो उन लोगों में से हैं जिसमें परिवार की कसम भी उन्होंने खाई कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बावजूद उसके उसी रास्ते पर। देखिए, बार-बार केजरीवाल जी की राजनीति पर जो बार-बार सवाल उठते हैं वो इसीलिए उठते हैं कि उनकी कथनी करनी में अंतर है। वो बातें बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन उनकी बातें व्यवहारिक नहीं होती हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने उनका बगैर नाम लिए एक प्रकार से उनके झूठ और अराजकता की राजनीति करने का आरोप उन पे लगाया है। नक्सलियों से संबंधों का भी अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया है। तो ये मुझे लगता है ऐसे मुद्दे हैं कि दिल्ली की जनता के बीच इस बार इस प्रकार के मुद्दे भी उठेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो राष्ट्र की बात करती है और कौन सी पार्टी मजहब और जाति की बात करती है, कौन सी पार्टी नक्सलियों के साथ खड़ी है, कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है, कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार का सिर्फ दिखावा करती है और कौन सी पार्टी झूठे वायदे करती है। ये बात बिल्कुल सच है। जनता नहीं सुनना चाहती कि धर्म की बात नहीं सुनना चाहती, जाति की बात नहीं सुनना चाहती। इन मुद्दों से बहुत ऊपर जनता पहुंच चुकी है। मगर ये जो राजनीति के जो चंद जो नुमाइंदे हैं जो अपनी जहागीर समझते हैं राजनीति को, उसके हिसाब से वो जाति पात की धर्म की बात करते हैं और इससे होते हैं देश का माहौल खराब होता है, राज्य का माहौल खराब होता है, जनता बस विकास चाहती है। मनोज जी, एक सवाल जो हमने पहले भी उठाया है कई बार, ये है कि ठीक है पार्टियां अपने चुनावी वादे करती हैं,
क्या इसमें एक समय सीमा नहीं होनी चाहिए कि चुनावी वादा ठीक है आपने कर दिया, उसमें आप ये भी तो बताइए कब तक हो जाएगा? नहीं देखिए विपनेश, बिल्कुल अब कई चीज़ों में कई नीति बनी है कि कई मुद्दों पर ये बात अब कार्यालयों के बाहर चस्पा की जाती है कि फलाना काम इतने दिनों में होगा। उसी प्रकार राजनीतिक दल जो वादे करते हैं उनकी भी एक नापतोल होनी चाहिए। चुनाव आयोग के ऐसे दलों को देखना चाहिए कि जो झूठे वायदे करते हैं या बड़े बड़े वायदे करते हैं या जनता को लॉलीपॉप देते हैं वायदों का, झुंझुन थमाते हैं उन्हें घोषणाओं का, ऐसे दलों पर भी चुनाव आयोग को नजर रखनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली की जनता का झुकाव बीजेपी की ओर लग रहा है। केजरीवाल चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल मास के सर्वे के अनुसार वो सरकार बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं विपनेश। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वालों को इस बार ऐसी सरकार मिले, ऐसी स्थिर सरकार मिले जिसमें वाकई में दिल्ली वासियों का विकास हो सके, दिल्ली का विकास हो सके। और जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, जिस किसी की भी सरकार बने, क्योंकि जो सर्वे हमने आपको दिखाया है, चैनल 1 न्यूज और मास का जो मिलकर सर्वे, एक सटीक सर्वे हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, उसके हिसाब से तो पूर्ण बहुमत में बीजेपी दिल्ली में आती दिखाई दे रही है। बाकायदा दिल्ली को अब एक स्थिर सरकार की जरूरत है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब सवाल यही उठता है कि किसकी दिल्ली, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।